हेलो बच्चों, मैं सीता कंवर स्वागत करती हूँ आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हमारा चैप्टर सेकंड चल रहा है संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक, और इसमें हम अध्ययन कर रहे हैं सल्तनत काल का। सल्तनत काल के तहत हम गुलाम वंश का अध्ययन कर चुके हैं और अभी अध्ययन करने जा रहे हैं खिलजी वंश का। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हमने देखा कि गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या हो जाती है। किसकी हत्या हो जाती है? क्यूमर्स की। और कौन करते हैं उनकी हत्या? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या करके सल्तनत काल के नए वंश खिलजी वंश की स्थापना करते हैं। और खिलजी वंश की अगर हम समय अवधि देखें तो खिलजी वंश की समय अवधि क्या थी? 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक की समय अवधि रही। खिलजी वंश में मेनली 5 राजा हुए, 5 सुल्तान हुए जिन्होंने शासन किया, जिनमें से हमारे सिलेबस में ओनली 2 को दिया गया है, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, जलालुद्दीन खिलजी का जो शासन काल था 1290 से 1296 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आए जिन्होंने 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी के बाद अगले सुल्तान बनते हैं उमर खिलजी, जिनका कि 1316 ईस्वी में बहुत ही कम समय का उनका शासनकाल रहा। उसके बाद मुबारक खिलजी आते हैं जो कि 1316 से लेकर 1320 ईस्वी तक शासन करते हैं। और उसके बाद खिलजी वंश के अंतिम शासक जो होते हैं वो कौन होते हैं? खुसरो शाह। और 1320 ईस्वी में खिलजी वंश का क्या हो जाता है? समाप्ति हो जाती है। खिलजी वंश समाप्त हो जाता है और सल्तनत काल का अगला वंश आ जाता है तुगलक वंश। तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन देखा, हमारा अति लघुत्तरात्मक क्या देखा कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे खिलजी वंश के संस्थापक? जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 से 1296 6 साल तक उन्होंने शासन किया। आगे चलकर उनके भतीजे और दामाद उनकी धोखे से हत्या कर देते हैं, तो 1296 में उनकी हत्या हो जाती है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल आता है। तो एक बार हम जलालुद्दीन खिलजी के कार्यकाल को देखते हैं। ये पहले सैनिक हुआ करते थे, फिर सैनिक से सूबेदार बने और बाद में कैकुबाद के समय गुलाम वंश के जो शासक थे कैकुबाद, उनके समय में ये क्या बने? आरिज-ए-मुमालिक बने। आरिज-ए-मुमालिक क्या होता था? एक पद होता था, जो सैनिक अधिकारी होता था उसका पद क्या कहलाता था? आरिज-ए-मुमालिक। तो ये आरिज-ए-मुमालिक के पद पर रहे और इन्होंने सैन्य विभाग संभाला। सैन्य विभाग हम पढ़ ही चुके हैं बलबन के समय में कि दीवान-ए-आरिज सैन्य विभाग होता था। उसका जो सबसे ऊंचा अधिकारी सैनिक अधिकारी होता था वो क्या कहलाता था? आरिज-ए-मुमालिक। तो ये किसके पद पे रहे? आरिज-ए-मुमालिक के पद पे रहे। और ठीक है, और इस पद पर रहते हुए उन्होंने क्या किया? मंगोल आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया और इसी के कारण ही कैकुबाद ने उन्हें शाइस्ता खां की उपाधि प्रदान की। अब बच्चों ये मंगोली बार बार आएंगे, ठीक है। अब जितने भी सल्तनत काल के शासक पढ़ेंगे ये मंगोल के आक्रमण हमें बार बार दिखाई देंगे। तो एक बार देख लेते हैं कि ये मंगोल कौन थे। तो मंगोल मध्य पूर्व एशिया में रहने वाली एक जाति थी, ठीक है। तो ये जाति, अगर हम वर्तमान इनका क्षेत्र देखें तो चीन का क्षेत्र जो उत्तर का क्षेत्र है वहाँ पे ये पूरा मंगोल साम्राज्य विस्तृत था और धीरे धीरे उन्होंने पूरा जो एशिया है ना उस पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। तो ये जो मंगोल के शासक थे ये क्या करते थे? बार बार भारत पर आक्रमण करते थे। तो इन्होंने क्या किया जलालुद्दीन खिलजी ने कि मंगोली आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया था, जब ये कौन से पद पे थे? सैनिक अधिकारी के पद पर थे। इसी के साथ ही जगह अब हम देखते हैं कि उनका राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 70 साल की उम्र में जाकर के उन्होंने ये राजगद्दी प्राप्त की थी। तो 70 वर्ष की उम्र में 1290 में उन्होंने क्या किया? कैकुबाद के द्वारा बनाया गया एक महल था, क्या नाम था उस महल का? किलोखरी का महल। और ये किलोखरी का महल कहाँ था? दिल्ली में। तो वहाँ पर इन्होंने अपना राज तिलक करवाया, ठीक है। और बाद में किलोखरी को इन्होंने क्या कराया? अपने खिलजी वंश की राजधानी बनाया। किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। इसी के साथ ही ये दिल्ली सल्तनत के पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने ये कहा कि राज्य का आधार जनता की इच्छा होनी चाहिए, यानी जनता की सहमति से राज्य चलना चाहिए। जबकि इससे पहले के जितने भी शासक थे गुलाम वंश के, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन ने तो राजत्व का सिद्धांत भी दिया था ना कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, राजा में कुछ विशेष दैवीय गुण होते हैं, राजा आम जनता से अलग होता है। तो उनके विचारों से बिल्कुल उलट इन्होंने विचार दिए कि राजा है ना, राज्य, राजा, इन सब का आधार क्या होना चाहिए? प्रजा का समर्थन, जनता की सहमति इनके पीछे होनी चाहिए।
जलालुद्दीन खिलजी के समय में ही मुसलमानों का दक्षिण भारत में पहला आक्रमण होता है और यह आक्रमण किसके नेतृत्व में होता है? अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में होता है। और किस पर होता है? देवगिरी पे होता है। और देवगिरी यहाँ आप मानचित्र में देखिए, देवगिरी भारत के मानचित्र में महाराष्ट्र में यह स्थित था और देवगिरी में जो उस समय शासक थे कौन थे? रामचंद्र देव। तो पहली बार जो मुस्लिम आक्रमण होता है दक्षिण भारत में वो किसके समय में होता है? जलालुद्दीन के शासनकाल में होता है। और इस आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने इस आक्रमण का नेतृत्व किया था। जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में लगभग 2000 मंगोल इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेते हैं और दिल्ली के आसपास आकर बस जाते हैं। लेकिन क्या होता है? इनकी हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा की जाती है? इनके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इनकी धोखे से हत्या कर दी जाती है। तो जलालुद्दीन खिलजी के बाद जो अगले शासक बनते हैं वो कौन बनते हैं? अलाउद्दीन खिलजी बनते हैं। और ये खिलजी वंश के सबसे शक्तिशाली शासक रहे। कौन रहे? अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की। तो सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण करने वाले खिलजी वंश के सुल्तान कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने न केवल सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की अपितु अपने समय के जो सिक्के थे उस पर भी सिकंदर द्वितीय नाम उत्कीर्ण करवाया, क्योंकि ये सिकंदर की तरह ही क्या करना चाहते थे? विश्व अभियान करना चाहते थे, विश्व में अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। इसी के साथ ही अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य के विस्तार के तहत उत्तर भारत के कई क्षेत्रों पे और दक्षिण भारत पर आक्रमण किए और सफलता प्राप्त की। इन्होंने 1301 ईस्वी में किस पर आक्रमण किया? रणथंभौर पर आक्रमण किया। और उस वक्त रणथंभौर में किसका शासन था? हमीर का। किसका शासन था? हमीर का। ठीक है। और 1303 ईस्वी में इन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और उस वक्त चित्तौड़ में किसका शासन था? रतन सिंह का शासन था। अब दोनों जगह आक्रमण करने के कारण क्या थे? आक्रमण करने का जो मुख्य कारण था वो था अलाउद्दीन खिलजी की अपने साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा। सबसे पहला कारण तो ये था। दूसरा कारण रहा कि ये जो रणथंभौर का दुर्ग था, इसके अलावा जो ये चित्तौड़ का दुर्ग था, इनके सामरिक महत्व थे। ठीक है। दक्षिण के अभियानों के लिए ये बीच में पड़ते थे। इसके अलावा दिल्ली से निकटता के कारण भी इनका सामरिक महत्व था। हालांकि और भी कुछ कथा प्रचलित हैं, जैसे कि ये भी कहा जाता है कि चित्तौड़ पर आक्रमण का एक कारण था कि रतन सिंह की जो पत्नी थी महारानी पद्मिनी, तो उनको भी प्राप्त करने का लक्ष्य था। तो वो कुछ लोक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन असली जो कारण था, वास्तविक जो कारण था, वो कारण क्या रहा? अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा। रणथंभौर अभियान में इनके साथ अमीर खुसरो भी थे और इसी दौरान रणथंभौर अभियान में जब हमीर देव मारे जाते हैं तो उनकी रानी के द्वारा क्या कर लिया जाता है? जौहर कर लिया जाता है। ठीक है। और ये जो जौहर है, यहीं पर अमीर खुसरो पहली बार जौहर प्रथा से परिचय प्राप्त करते हैं और बाद में इसका उल्लेख अपनी किताबों में करते हैं। यहाँ अगर हम मानचित्र में देखना चाहें बच्चों, तो यहाँ पे ये इंडिया का मैप है और यहाँ ये दिखाया गया है राजस्थान को। ठीक है। और राजस्थान में ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ चित्तौड़गढ़ और यहाँ रणथंभौर। तो एक तो क्या है, दिल्ली से इसकी निकटता थी। ठीक है। एक दक्षिण के अभियानों में ये बीच में मध्य मार्ग में पड़ते थे। तो सामरिक महत्व के चलते इनका अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने क्या किया? गुजरात में भी अभियान किया और गुजरात में जो अभियान किया वो किसके खिलाफ किया? बघेला के राजपूत राजा थे राय करण देव, उनके खिलाफ ये अभियान किया और इस दौरान इन्होंने अपार धन संपदा प्राप्त की। इसके साथ ही हिंदू धर्म परिवर्तित करके मुस्लिम बने सेना नायक मलिक काफूर का साथ भी इनको गुजरात अभियान के दौरान बना। और आपको पता होना चाहिए कि मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी के सबसे ज्यादा विश्वसनीय सेनापतियों में से एक थे। तो मलिक काफूर का इनको साथ मिला गुजरात अभियान के दौरान और आगे चलकर ये दक्षिण विजय करेंगे। किसके नेतृत्व में करेंगे? ये इसी मलिक काफूर के नेतृत्व में करेंगे। तो अपने महान सेनापति मलिक काफूर, जिनको 1000 दिनारी भी कहा जाता है, उनकी सहायता से अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किए। और दक्षिण भारत में उस वक्त कौन कौन से क्षेत्र साम्राज्य थे? एक तो देवगिरी का साम्राज्य, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, महाराष्ट्र। तो देवगिरी का साम्राज्य, होयसल और पांड्य राज्यों पर इन्होंने अपने आक्रमण किए। इसी के साथ ही अमीर खुसरो तो ये भी बताते हैं कि मलिक काफूर रामेश्वरम, और रामेश्वरम कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु की। मलिक काफूर अपने अभियान के तहत तमिलनाडु के रामेश्वरम तक ये पहुंच गए थे। ठीक है। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के कुछ निर्णयों की, कुछ उनकी नीतियों की। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में
कोई भी विद्रोह न हो, इस पर नियंत्रण रखने के लिए क्या किया, 4 आदेश उन्होंने जारी किए। तो ये 4 आदेश क्या थे? पहला आदेश उन्होंने जारी किया कि जो अमीर वर्ग के व्यक्ति हैं ये क्या नहीं करेंगे, निजी संपत्ति नहीं रखेंगे। इसी के साथ ही जो बंजर भूमि है, जो कैसी भूमि है, खालसा भूमि है, उसको क्या किया जाएगा, कृषि योग्य बनाया जाएगा। और राजस्व, राजस्व मतलब सरकारी आय, राजस्व में वृद्धि की जाएगी। दूसरा उन्होंने दिया, क्या दिया, शराब और नशीले पदार्थ के उपयोग पर रोक लगा दी, यानी कोई भी क्या नहीं करेगा, मद्यपान नहीं करेगा। ठीक है। तीसरा, उन्होंने अपने राज्य में होने वाली सभी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए गुप्तचर प्रणाली का भी गठन किया। इसी के साथ ही अमीरों के, जो अमीर वर्ग के व्यक्ति थे, उनके परस्पर मेल मिलाप पर भी रोक लगा दी, जिससे कि वो राजा के खिलाफ, सुल्तान के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर सके। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, अपने लघुत्रात्मक पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से 4 आदेश जारी किए, वो आपको बताने हैं कि मद्यपान निषेध किया, खालसा भूमि को उपजाऊ भूमि में परिवर्तित करना, अमीर वर्ग को संपत्ति पर रोक लगाना, ठीक है, मेल मिलाप तो हो ही गया, मेल मिलाप पे रोक, और गुप्तचर प्रणाली का उन्होंने क्या किया, गठन किया। इसी के साथ ही जब हम बात करते हैं विद्वानों की, तो इन्होंने अमीर खुसरो और हसन देहलवी जैसे कवियों को क्या किया, संरक्षण प्रदान किया। किस किस को, अमीर खुसरो को और हसन देहलवी को। ठीक है बच्चों, तो ये आपको करना है, अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन है 4 नंबर का, जो अभी हमने देखा। अब आगे देखते हैं कि अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहकर संबोधित किया, उन्होंने उसे विश्व का सुल्तान कहा और जनता का चरवाहा कहा। और अपनी किस पुस्तक में उन्होंने ये कहा, उन्होंने ख्वाजा-इन-उल फतह में ये कहकर उनको संबोधित किया। तो क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर का कि अमीर खुसरो ने विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा की संज्ञा किसको प्रदान की, अलाउद्दीन खिलजी को प्रदान की। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा की जो सत्ता थी, जो कि हमने देखा था खलीफा का पद सर्जित हो जाता है, ठीक है, पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद, तो इन्होंने खलीफा की सत्ता को मान्यता दी, साथ ही खुद भी एक उपाधि धारण की। और अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि क्या थी, यस्मिन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मोमिनीन। ठीक है, तो ये उपाधि उन्होंने धारण की थी। अब बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से सुधार कार्य करवाए। तो अलाउद्दीन खिलजी के जो सुधार कार्य हैं वो इतिहास में प्रसिद्ध है। हालांकि वैसे तो इन्होंने क्या किया, पुलिस, गुप्तचर, डाक पद्धति और प्रांतीय प्रशासन, ठीक है, सब क्षेत्रों में कई सुधार किए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इनके सुधार प्रसिद्ध हुए ना, वो इनके प्रसिद्ध हुए बाजार नियंत्रण के। और ये जो बाजार नियंत्रण का जो सुधार था, इनका एकमात्र उद्देश्य क्या था कि राजस्व में वृद्धि करना, है ना, सरकारी आय में वृद्धि करना, जिससे कि जो सरकारी खजाना है ना, उस पर कोई अतिरिक्त बोझ पड़े बगैर ही जो इनकी सैनिक, इन्होंने जो अपना सैनिक संगठन किया था, तो बिना सरकारी खजाने पर बोझ पड़े इनके सैनिक की जो सभी आवश्यकताएं हैं वो पूरा होती रहे, इसके लिए इन्होंने क्या किया था, बाजार नियंत्रण संबंधी सुधार किए थे। चलो अब एक एक करके हम इनके सुधार देख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या नए पद सर्जित किए थे। तो इन्होंने दीवाने रियासत नामक एक नया पद सर्जित किया, और दीवाने रियासत क्या होता था, बाजार का नियंत्रक होता था। इसी के साथ ही एक पद था सहाना या दंडाधिकारी का, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ये क्या हुआ करता था, बाजार का दरोगा होता था। कौन होता था बाजार का दरोगा, सहाना। ठीक है, इसी के अलावा इन्होंने मुहस्सिब की भी नियुक्ति की, और मुहस्सिब का क्या कार्य होता था, माप तोल का निरीक्षण करना उनका कार्य होता था। और एक और पद था जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, और कई बार एग्जाम में 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि बरीदे मुमालिक क्या था। तो बरीदे मुमालिक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सर्जित किया गया पद था, और ये क्या था, गुप्तचर अधिकारी होता था। कौन होता था गुप्तचर अधिकारी, बरीदे मुमालिक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अलाउद्दीन ने अपने अधीन एक बड़ी और स्थायी सेना रखी थी। ठीक है, एक बहुत ही बड़ी सेना और स्थायी सेना अपने पास इन्होंने रखी थी, और ये दिल्ली के पहले ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने क्या किया, अपने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर का कि दिल्ली के वो पहले सुल्तान का नाम बताइए जिन्होंने अपने सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया। क्योंकि इससे पहले तो हम देख चुके हैं एकता प्रथा थी, जिसमें नगद वेतन की बजाय क्या दिया जाता था, जितने भी सैनिक कर्मचारी होते थे उनको भूमि प्रदान की जाती थी। ठीक है बच्चों, इन्होंने पहली बार
घोड़ों को दागने की, साथ ही जो सैनिक थे उनका हुलिया रखने की प्रथा शुरू की। यानी अपने सैनिक संगठन को मजबूती देने के लिए इन्होंने क्या किया, घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की और सैनिक जो होते थे उनका हुलिया रखने की भी प्रथा प्रारंभ की। इसके अलावा इन्होंने अपना जो भूमि कर लिया जाता था वो भी निश्चित कर दिया कि किस हिसाब से लिया जाएगा, कि जितनी भी कुल उपज होगी उसका कितना % लिया जाएगा, 50% लिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भूमि की पैमाइश करा करके राजस्व वसूला जाएगा। तो ये पहला ऐसा सुल्तान है जिसने भूमि सुधारों के तहत ये लागू किया कि भूमि की पहले क्या करवाई जाएगी, पैमाइश करवाई जाएगी। ठीक है, और उसके बाद क्या किया जाएगा, राजस्व वसूला जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कालाबाजारी और मुनाफाखोरी पर भी रोक लगाई और इन्होंने इसके लिए बहुत ही दुरुस्त व्यवस्था की, जिसके तहत बाजार में जो कालाबाजारी होती है, कालाबाजारी क्या होती है, कृत्रिम कमी दिखा दी जाती है। ठीक है, वस्तु आखिर में असल में कम नहीं होती है, लेकिन उसकी कमी दिखा दी जाती है कि वस्तु कम है। और अर्थशास्त्र में हम पढ़ते हैं जब कोई वस्तु कम होती है तो उसकी कीमत अपने आप ही ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, जिससे वो क्या कमाते हैं, मुनाफा कमाते हैं। तो इन्होंने कालाबाजारी और मुनाफाखोरी पर रोक लगाई। इसके अलावा सराय ए अदल नामक एक बाजार का भी निर्माण करवाया। और पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन में कि सराय ए अदल क्या था, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय सराय ए अदल स्थानीय और विदेशी वस्तुओं का बाजार हुआ करता था। इसी के साथ ही अलाउद्दीन खिलजी ने सुधार कार्य तो किए, कुछ निर्माण कार्य भी करवाए। तो उनके निर्माण कार्य देखते हैं कि उन्होंने किस किस का निर्माण करवाया। सबसे जो महत्वपूर्ण है, उन्होंने अलाई किला बनवाया और अलाई किले को किस नाम से भी जाना जाता है, कोसे सीरी नाम से भी जाना जाता है। तो 1303 ईस्वी में इन्होंने इसका निर्माण करवाया और इसमें 7 द्वार थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये अलाई किला यानी कोसे सीरी है। ठीक है बच्चों, अब अलाउद्दीन खिलजी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद और शासक बनते हैं, लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण शासक नहीं होते हैं, इसलिए उनसे क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं और वो हमारे सिलेबस में दे भी नहीं रखा है। लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद जो अगले शासक बनते हैं वो बनते हैं मुबारक शाह। ठीक है, अगले शासक उन्हीं के पुत्र बनते हैं मुबारक शाह खिलजी। लेकिन वो क्या करते हैं, उनके पिता यानी अलाउद्दीन खिलजी ने जितने भी कठोर आदेश दिए थे उन सभी आदेशों को क्या कर देते हैं, रद्द कर देते हैं। ठीक है, और खुद ही कोई खलीफा घोषित कर देते हैं और खलीफा घोषित करके एक उपाधि धारण कर लेते हैं। कौन सी उपाधि, उल वासिक बिल्ला की उपाधि धारण कर लेते हैं। कौन धारण कर लेते हैं, मुबारक शाह धारण कर लेते हैं। मुबारक शाह की भी हत्या हो जाती है। फिर उसके बाद जो अगले सुल्तान बनते हैं वो होते हैं खुसरो शाह। कौन होते हैं, खुसरो शाह। और हमें पता है खुसरो शाह क्या थे, खिलजी वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है अपना तुगलक वंश, जो कि अपन अगली कक्षा में पढ़ेंगे। घबराना नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सिंपल सा है कि 1206 से लेके 1526 तक सल्तनत काल चल रहा था। सल्तनत काल के तहत मुख्य सुल्तानों ने शासन किया था और ये सुल्तान 5 वंश के थे। ठीक है, गुलाम वंश था, खिलजी वंश था, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और फिर लोधी वंश। और लोधी वंश के इब्राहिम लोधी में और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 में और सल्तनत काल समाप्त हो जाता है, क्योंकि इब्राहिम लोधी की क्या हो जाती है, पराजय हो जाती है। ठीक है, और अगला आ जाता है फिर मुगल काल, मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य से पहले अपन पढ़ रहे हैं सल्तनत काल। गुलाम वंश अपन ने देख ही लिया था, इल्तुतमिश को देखा, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान को देखा। ठीक है, फिर बलबन को देखा और अभी अपन ने खिलजी वंश के 2 महत्वपूर्ण शासकों को देखा, जलालुद्दीन और अलाउद्दीन खिलजी। आगे हम तुगलक वंश को पढ़ेंगे। धन्यवाद।